नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी जेडीयू की बैठक जारी है। सम्राट चौधरी के आवास पर यह बैठक हो रही है। एनडीए के सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल। आपको बताएं, ये बड़ी बैठक हो रही है जिस बैठक में उमेश कुशवाहा, संजय झा बैठक में मौजूद है। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल है। आपको बताएं कि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन जारी है। आज से पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में सभी ये चाहते हैं कि आखिर सीट शेयरिंग पर कब जो माथापच्ची है वो पूरी तरीके से सामने आए। और इतना ही नहीं, सूची का इंतजार किया जा रहा है। सबसे पहले चिराग पासवान को मनाया जा रहा था, जीतन राम मांझी को मनाया जा रहा था और अब बड़ी बैठक बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में। और इसमें साफ तौर पर यह चर्चा जारी है कि बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो एक पशोपेश की स्थिति नजर आ रही थी, एक तरफ चिराग पासवान और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी सीटों की मांग को लेकर लगातार अड़े हुए थे। लेकिन जो आज सकारात्मक तौर पर चिराग पासवान का बयान सामने आया, से साफ तौर पर यह क्लियर हो चुका है कि एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल स्टेज पर है और जल्द ही कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तय हो जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश कुशवाहा, संजय झा बैठक में मौजूद। तो वहीं आपको बताया कि आरजेडी के कई बड़े नेता संसदीय दल की बैठक में भाग लेने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे हैं। वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने बताया कि बैठक संसदीय दल और राज्य संसदीय बोर्ड की है, जिसमें वे सदस्य के रूप में भाग लेंगे, जिन्होंने कहा कि बैठक में क्या राय मांगी जाएगी उसके बाद ही आगे की जानकारी साझा की जाएगी। वहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर आज शाम आमंत्रित लोगों को सूचना दी जाएगी और शाम में संभावित घोषणा की जा सकती है। अब जा रहे हैं बैठक में, अरे चुनाव है, चोट ना लगे इसका भी ख्याल कीजिए आप लोग। आज बैठक बुलाई गई है संसदीय, केंद्रीय संसदीय का और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक है और जिसके हम सदस्य हैं। हम जा रहे हैं बैठक में, वहाँ क्या राय बनती है, क्या राय मांगी जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे। सीट शेयरिंग सब फाइनल ये सब हो गया, शाम में आज हो सकता है आप लोगों को बुलाया जाए। शाम में हो जाएगा सर, एकदम आज फाइनल हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही सियासी बयानबाजी तेज है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया है। राहुल गांधी के विदेश में रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उम्मीदवारों की घोषणा करने पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी को नेपाल बॉय बताया। क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उन्होंने जैन जी कहा था और उसी में एक शब्द निकला था नेपो किड। तो ये नेपो किड तो मैं नहीं कहूँगा, ये नेपो बॉय है, बड़े बाप के बेटे हैं, लल बबुआ हैं। अगर ये विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना है कि कैंडिडेट तय कर रहे हैं, तो वोटर भी वर्चुअल देख मिल लेगा उनसे। ये नॉन सीरियस लीडर हैं और केवल भारत को गाली देना, देश के अंदर भ्रम फैलाना, यही इनका नियत रह गया। तो वहीं बिहार का हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र चुनावी गहमागहमी से गुलजार है और यहां के लोगों का मानना है कि इस बार इलाके से जुड़े मुद्दे ही चुनावी नतीजों पर असर डालेंगे। हाजीपुर के लोगों के लिए विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचा प्रमुख मुद्दे हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि इस क्षेत्र के औद्योगिक गलियारे में विकास की अपार संभावनाएं हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र चुनावी गहमागहमी से गुलजार है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस बार इलाके से जुड़े मुद्दे ही चुनावी नतीजों पर असर डालेंगे। हाजीपुर के लोगों के लिए विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचा प्रमुख मुद्दे हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस क्षेत्र के औद्योगिक गलियारे में विकास की अपार संभावनाएं हैं।
चुनाव की घोषणा हो गई है और हमारे हाजीपुर में बहुत सारे अभी मुद्दे हैं जो कि ज्वलंत है, जैसे कि शहरी क्षेत्र में अभी रोड की समस्या है या और भी बहुत सारे डेवलपमेंट के भी काम हुए हैं। जैसे हमारे हाजीपुर में काफ़ी अच्छे प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान भी आए हैं, जिसमें लेकिन फिर भी अभी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है और बहुत सारे जगह पे नाला रोड की समस्या है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र है हाजीपुर में, काफ़ी बड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, इसका विकास अभी उस मात्रा में नहीं हो पाया जिस मात्रा में होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि उनके क्षेत्र में बहुत कम विकास हुआ है। उनका साफ कहना है कि वे इस बार ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो वास्तविक परिवर्तन ला सके। देखिए, इस बाती जो है हाजीपुर 20 साल से बनकी पड़ा हुआ, जो आज तक के कुछ काम नहीं हुआ। अभी माने जो काम बाती आएगा, जो काम माने करेगा, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। मुद्दा थी विकास, रोड का काम, माने हाजीपुर में भट्ट होना पानी लग जाता है, जो तनी सा भी वर्षा होता है तो माने आज तक के वर्षा माने होता है, लोग को बहुत परेशानी होता है, कोई विकास नहीं है हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में। कुछ मतदाताओं का कहना है कि इलाके में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाएं काफी नहीं है। साथ ही उनकी शिकायत है कि उन्हें जारी किए गए स्वास्थ्य कार्ड से भी सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री जी जो कार्ड बनवाए हैं स्वास्थ्य कार्ड, उसमें बहुत गड़बड़ी है, डॉक्टर लोग गड़बड़ी करते हैं, कार्ड में सही काम हम लोग को हो नहीं रहा है, इलाज सही नहीं हो रहा है, बहुत गरीब मर रहे हैं और पैसा उठाया जाता है, इस पर ध्यान सरकार की ओर से नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ मतदाता नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में विकास हुआ है और मौजूदा वक्त में चल रही कल्याणकारी योजनाओं से भी वे खुश हैं। यहाँ तो हम लोग नीतीश कुमार जी के जाएंगे इसलिए कि यहाँ विकास का काम हुआ है। यहाँ विकास का काम हुआ है, जैसे बिजली फ्री, बच्चों का ये स्कॉलरशिप है वो फ्री दुगना, या 10,000 रुपया हर महिला को खाते में दिया गया। ये सब लेकर के मतलब हम लोग तो नीतीश कुमार जी से ही खुश हैं। मुख्यमंत्री साहब जो को भी काम कर रहे हैं सो अच्छा काम किए हैं। जैसे पैसा देने का है 10,000 वाला, जहाँ रोड हुआ, लाइन हुआ, ये सब जो है से अच्छा काम हुआ है। इसलिए अब जनता के जो राय हो, बाकी काम तो हुआ है अच्छा, हमारे यहाँ से अच्छा काम हुआ है। कौन कुछ काम बताइए जो यहाँ? जैसे बिजली हुआ, लाइन हुआ, जैसे बिजली हुआ, सड़क हुआ, रोड नाला हुआ, ये सब विकास के काम अभी हुआ है फिलहाल। इस चुनाव में विकास एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभर रहा है, इसलिए सभी दलों को मतदाताओं को बताना होगा कि उनके क्षेत्र के विकास के बारे में उनकी क्या योजना है। बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होंगे और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार की राजनीति में रणनीति बार बार बदल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है, कहानी पल पल बदल रही है। हमारे स्टेट हेड संतोष राज पांडे राजनीति की तहखाने से ऐसी खबर लाए हैं जिससे तस्वीर साफ हो जाएगी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन का फाइनल प्लान क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष राज पांडे। बिहार की राजनीति के तहखाने से आज कुछ जानकारियां लेकर आपके पास आया हूं। कुछ दशक पहले कहा जाता था कि बिहार की राजनीति कैश, कास्ट और क्रिमिनल आधारित है। अब इसमें दल या कहिए कि नेता का करियर भी जुड़ गया है। हालांकि इस बीच नीतीश राज में क्रिमिनल और कास्ट की भूमिका घटी है, पर कैरियर की उत्कंठा बढ़ती जा रही है। राजग और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के लिए सौदेबाजी जारी है। सीट बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ गई है। कांग्रेस ने राजद को जल्द से जल्द बंटवारे का अल्टीमेटम दिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 13 अक्टूबर से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर देगी। 10 अक्टूबर को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ऑनलाइन बैठक होगी। इसमें उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप से तैयार की जाएगी। 11 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति इस पर फाइनल मुहर लगाएगी।
12 अक्टूबर को सीटों के समझौते पर सहमति का इंतजार किया जाएगा। अगर राजद इसे अमली जामा नहीं पहनाता तो कांग्रेस पहले चरण वाले इलाके में अपने दाव वाली सीटों पर नामांकन शुरू कर देगी। तेजस्वी यादव को गुरुवार की रात बैठक में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के रुख से अवगत करा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया के अंतिम दिन तक समझौते की गुंजाइश बनी रहेगी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल नेता शकील अहमद खान और विधान परिषद में पार्टी के नेता मदन मोहन झा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राजद के साथ टकराव को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी को बिहार चुनाव के संचालन की बागडोर सौंप दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए एक दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आए चारों नेता लालू और तेजस्वी यादव से नहीं मिले। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि तेजस्वी अपनी ओर से खुद को सीएम फेस कर रहे हैं। सीएम का चेहरा उनकी पार्टी का हाईकमान घटक दलों की सहमति से तय करेगा। इधर इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे में सबसे बड़ा रोड़ा बने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को तेजस्वी आवास में तलब किया गया। इस दौरान कांग्रेस और राजद दोनों के नेताओं ने वीआईपी को अपनी मांग में व्यवहारिक रुख अपनाने का आग्रह किया, क्योंकि इस कारण ही सीटों का समझौता मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। तीनों वाम दल राजद और कांग्रेस वीआईपी को अधिकतम 12 से 15 सीट ही देना चाहते हैं, लेकिन वीआईपी 20 सीट पर अड़ा हुआ है। राजद अपने सर्वे के आधार पर माले को सिटिंग पालीगंज और घोसी के साथ पिछली बार माले द्वारा लड़ी जीती और फिर उपचुनाव में हारी तरारी सीट छोड़ने को कह रही है। माले ने इसके बदले इमामगंज समेत राजद की 3 सीट लेने का दावा ठोक दिया है। विधानसभा चुनाव 2025 में पसंदीदा सीटों को लेकर लोजपा आर अध्यक्ष चिराग पासवान दोहरी रणनीति पर चल रहे हैं। उन्होंने पटना में आपात बैठक बुलाई और खुद दिल्ली में नित्यानंद राय से भी मिले। संदेश है, बात बनी तो ठीक है, नहीं तो अकेला चलो की राह में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल भाजपा चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को नॉर्मल करने में लगी हुई है। हमें दीजिए इजाजत, फिर से मिलते हैं नए मुद्दे के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। 6 और 11 नवंबर को नई सरकार के गठन के लिए वोटिंग की जाएगी और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए 100 साल को पार कर चुके मतदाता उत्सुक हैं। इन्होंने आजादी से अब तक के लोकतंत्र को करीब से देखा है। ये रिपोर्ट देखिए। हाँ, जाए में बहुत खर है, देव जाए जाए जीता रहम तो जाए, जीता रहम तो जाए। सोना देवी 100 साल की उम्र को पार कर चुकी हैं। उनकी इच्छा है कि वो आगामी बिहार चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सोना देवी वैशाली जिले के चेहरा कला प्रखंड के दुल्हेपुर गांव की रहने वाली हैं। बुढ़ापे के इस पड़ाव में शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उनका दिमाग तेज और देश प्रेम की भावना दृढ़ है और इसलिए वे मतदान को अपना पवित्र कर्तव्य मानती हैं। सोना देवी के पति रामेश्वर दास भी 100 साल को पार कर चुके हैं। उनका कहना है कि समय अब काफी बदल चुका है और अब नया दौर है, लेकिन इस नए दौर में वे हर बार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अभी चुनाव आने वाला है जी, वोट डालने जाइएगा जी। क्या सोच के जाइएगा? क्या सोच के जाएगा? जो हमको अच्छा बुझाएगा वहाँ देंगे वोट हम। अच्छा, पहले के आप समय में अब के समय में क्या अंतर पा रहे हैं? अंतर तो पूरा जुगे बदल गया है, पूरा जुगे बदल गया है। क्या बदला? देन लेन, जगह जमीन, उम्र वयस सभी बदल गया है। वैसे परिवार में सिर्फ ये दंपति ही 100 साल की उम्र के नहीं हैं, बल्कि रामेश्वर दास के भाई हरिहर दास भी 100 साल के हो गए हैं। वे भी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें किसे वोट देना है और क्यों।
चुनाव होने वाला है, मतदान वोट करने जाइएगा? जरूर जाएंगे। क्या सोच के जाइएगा? जाएंगे कि सरकार के वोट देंगे। कुछ काम हुआ है? काम बहुत हुआ है। क्या सब हुआ है? हम लोग का कुछ ना मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है सरकार को तरफ से, और सब तो ये है। विकास बहुत हुआ है। कुछ बताइए। विकास तो बहुत कुछ हुआ है कि हम लोग को पेंशन मिलता है, सरकार कुछ ऐसे भी देते हैं खाने पीने को लिए, सब दे रहे हैं। आगे से बहुत युग बदल गया है। सिर्फ यही तीनों शतायु मतदाता बिहार में है ऐसा नहीं है। इनमें हृदय नारायण राय भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 105 वर्ष की है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव से लेकर आज तक भारत की संपूर्ण लोकतांत्रिक यात्रा देखी है। उनकी याददाश्त आज भी तेज है, हालांकि कुछ दृश्य धुंधले पड़ गए हैं। कितनी उम्र है आपकी? 105 साल है। पहले अब चुनाव में वोट डाले थे? सबसे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें? हाँ। गांव में ही डाले थे? पंचायत भवन में। लोग लाइन लंबा लगा हुआ था? हाँ। सब लोग गए थे गांव के लोग वोट डालने? और इतना हम लिख के रखे हुए हैं थोड़ी। चेहरा कला प्रखंड का दुल्हेपुर गांव वैशाली जिले का हिस्सा है, जिसे दुनिया के पहले गणतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थल के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आया था। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां 100 वर्ष को पार कर चुके कई लोग रहते हैं। ऐसी ही एक और महिला है रजिया देवी, जो इसी क्षेत्र की रहने वाली हैं और जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। अपने जीवन के इस पड़ाव पर वे संतुष्ट नजर आती हैं। वोट डालने जाइएगा? इस बार वोट चुनाव होने जा रहा है। जवाई लोग सबको क्या कहेंगे? गांव के लोग सबको लोग जाए मारू कथी कब सबको वोट डालने के लिए करिएगा। कुछ काम हुआ है? कौन का कहाँ काम मिले? वृद्धा पेंशन पैसा मिले चल मिल रहा है? वृद्धा पेंशन मिले चल। जीवन के 100 बरस पार कर चुके महुआ के रहने वाले रामेश्वर राय भी हैं। वे जानते हैं कि उनके आसपास चीजें कितनी बदल चुकी हैं। उनका मानना है कि आज विकास पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। तो चुनाव आने वाला है बिहार में, वोट डालने जाइएगा? हाँ, शरीर ठीक रहेगा तो जाएंगे जरूर। अच्छा, आप तो बहुत चुनाव देखे होइएगा, बहुत समय देखे होइएगा। पहले और अब में क्या फर्क पाते हैं? फर्क तो है बहुत। पहले से एक बार समय दोसर है भेल। क्या फर्क है? कुछ बताइए, क्या सब अंतर देखे हैं? अंतर ये है देखिए से विकास के काम लोग कर रहा है। और क्या सब विकास हुआ है? रोड टूट वाटर पटर ये सब तो बढ़ रही है से सब। कुछ स्कूल वगैरह बढ़ा है? क्या सब हुआ है? बताइए कुछ। हो गई है बताया 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए इन शतायु लोगों का दृढ़ संकल्प हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र एक अधिकार भी है और एक उत्सव भी। बिहार में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन एक नए फॉर्मूले पर रणनीति तैयार कर रहा है। इस बार महागठबंधन बिहार में 3 उप मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रहा है। और इसके पीछे क्या है सियासी दांव पेच, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। बिहार के लिए महागठबंधन ने तैयार किया नया फॉर्मूला। सरकार बनने पर महागठबंधन बनाएगा 3 उप मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद विपक्ष का महागठबंधन एक महत्वपूर्ण रणनीति के साथ सामने आया है। महागठबंधन सत्ता में आने पर 3 उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने पर विचार कर रहा है।
जो दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी समुदाय से होंगे। आरजेडी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव है। स्वयं एक पिछड़ा वर्ग समुदाय से आते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब तक भी तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं जताई, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू ये भी है कि महागठबंधन में तेजस्वी के अलावा सीएम फेस के लिए कोई दूसरा नाम नजर भी नहीं आता है। बिहार में तेजस्वी का सीधा मुकाबला एनडीए के सीएम फेस और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है। एनडीए में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जिनमें सम्राट चौधरी ओबीसी और विजय कुमार सिन्हा भूमिहार शामिल हैं। सीट बंटवारा और सामाजिक समीकरण। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के साथ ही 3 उप मुख्यमंत्री का वादा किया जाएगा। इस फॉर्मूले को तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य आरजेडी की यादव केंद्रित राजनीति की धारणा को तोड़कर दलितों, ईबीसी और अल्पसंख्यकों को दृश्यमान शक्ति में लाना है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि इस सामाजिक न्याय की गाथा को और अधिक समावेशी बनाने का प्रयास है, जो राहुल गांधी के समावेशिता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। जहां एक ओर गठबंधन इसे सामाजिक समीकरण साधने का कदम बता रहा है, वहीं दूसरी ओर विरोधी दल इसे हवा में महल बनाने जैसा बता रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह फॉर्मूला तेजस्वी के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। यह वंशवाद के आरोपों को कम करता है और पुराने यादव केंद्रित ध्रुव से हटकर दलित, ईबीसी और मुस्लिम प्रतिनिधियों को जगह देता है, जो एक राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास है। महागठबंधन ने 3 उप मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला तो तय कर लिया है, लेकिन इसके लिए पहले यह जरूरी है कि महागठबंधन का चुनाव में प्रदर्शन अच्छा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और अब रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की ओर। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किया करारा प्रहार। कहा, नेपाल नेपो बॉय है राहुल गांधी, बड़े बाप के बेटे हैं ललबबुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा, वो खुद को बंगाल की समझती है प्रधानमंत्री। वहां ना सांसद सुरक्षित, ना जनता, सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान सुरक्षित। अयोध्या में हुए बम ब्लास्ट पर गिरिराज सिंह ने दी प्रतिक्रिया। कहा, यह घटना अत्यंत दुखद, अब तक इंडी गठबंधन के किसी भी नेता की नहीं आई प्रतिक्रिया। मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी के हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर दी प्रतिक्रिया। कहा, यह तो चुनावी बुलबुला है। राजद के लोगों के प्रति प्रदेश में लोगों के मन में क्या भाव और लोग क्या चाहते हैं, ये रखता है मायने। नौकरी के बदौलत सनसनी फैलाने का काम करना चाहते हैं तेजस्वी। हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह का बयान। कहा, तेजस्वी यादव का प्रण है कि जो परिवार बेरोजगार हैं उन्हें देंगे रोजगार। हमारे पास वैज्ञानिक आंकड़े। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के हर घर सरकारी नौकरी वादे पर कसा तंज। कहा, क्या लालू परिवार की बुद्धि भी हो गई है कैद? संविधान नहीं देता ऐसा अधिकार, यह अज्ञानता का वक्तव्य। तेजस्वी के हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, पिता ने नौकरी के बदले ली जमीन, अब ये क्या करेंगे? 15 साल में क्या किया, कौन सी नौकरी दी? बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का बयान। का एनडीए की सरकार आरोप लायक रोजगार की बात करना आरोप नहीं, एनडीए बताए कि वे क्या काम करते हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने तेजस्वी यादव की हर घर नौकरी घोषणा को शताब्दी का बताया झूठ। कहा, बिहार में उद्योग नहीं फले, नीतीश सरकार ने दी नौकरियां, राजद की विश्वसनीयता कमजोर। आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता का बयान। कहा, तेजस्वी यादव हर घर सरकारी नौकरी का वादा करेंगे पूरा। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी ने किया वैज्ञानिक अध्ययन और तेजस्वी 20 महीनों में लक्ष्य पूरा करेंगे। आरजेडी की हर घर में सरकारी योजना
सरकारी नौकरी की योजना पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा, सबको अपनी बात कहने का अधिकार, रोजगार की हो सकती है बात, कांग्रेस तो सब जगह देती है रोजगार। बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी का बयान। कहा, तेजस्वी यादव के परिवार ने अपने कार्यकाल में वादों का 1% भी नहीं किया पूरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद परिवारवाद करता है और झूठी राजनीति फैलाता है, जबकि एनडीए ने बिहार को दिया बदल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान कि तेजस्वी यादव की हर घर सरकारी नौकरी घोषणा ऐतिहासिक। उन्होंने 17 महीने में दी 5 लाख नौकरियां और अब हर बेरोजगार घर तक सरकारी नौकरी पहुंचाने का लिया संकल्प। पटना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने दिया बयान। कहा, यहां हर क्षेत्र में सरकार फेल हो रही है, मौका बदलाव करने के लिए मिलता है और पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि इस बार बदलाव होगा। पटना में जनसुराज नेता पुष्पा सिंह का टिकट न मिलने पर विरोध। बोली, प्रशांत किशोर पर भरोसा किया, पैदल यात्रा में साथ चली, मेहनत के बावजूद नहीं मिला इंसाफ। पटना में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिया बयान। बोले, बिहार में बदलाव की लड़ाई अब निर्णायक चरण में, जनसुराज बेहतर व्यवस्था के लिए अंतिम प्रयास में जुटा है। पटना में आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने दिया बयान। कहा, हर दल की स्वाभाविक इच्छा होती है कि हमारा फुटप्रिंट थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन कोई भी हो, सभी को ये पता है कि फुटप्रिंट तो बदलाव की हवा का होना चाहिए और उसी मद्देनजर सभी लोग होंगे एकमत। कांग्रेस द्वारा बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने पर जेडीयू सांसद संजय झा ने दिया बयान। कहा, कुशासन की सरकार तो तब थी जब दुनिया भर में बिहारी कहलाते थे, लोग शर्म करते थे, तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें अपने गिरबान में झांक कर बताना चाहिए। सासाराम में मामूली विवाद में लड़की की हत्या, गोली मारकर की गई हत्या। छत पर कपड़ा सुखाने को लेकर हुआ था विवाद। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। चंपारण के घोड़ा सहन में युवक की गोली मारकर की हत्या। आपसी रंजिश और लेन देन का विवाद आया सामने, इलाके में दहशत का माहौल, मामले की तफ्तीश में जुटे पुलिस। नदी का तटबंध 150 फीट तक टूटा, दर्जन भर पंचायतों में बाढ़ जैसे हुए हालात, कई सड़कें जलमग्न, फसलें नष्ट और राहत कार्य जारी। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी प्रशांत किशोर से। ज्योति सिंह ने मुलाकात की और ज्योति सिंह ने इस दौरान कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई, ये ज्योति सिंह का बयान। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह, जो कि पवन सिंह हमारे भी मित्र है। ये प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ज्योति सिंह मिलने पहुंची प्रशांत किशोर से। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव लड़ने के लिए मैं नहीं आई, ये ज्योति सिंह का बड़ा बयान। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह, ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया कि पवन सिंह हमारे भी मित्र है। आपको बताएं, ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और उस समय में हुई है जब भोजपुरी स्टार पवन सिंह और पत्नी ज्योति सिंह के बीच काफी ज्यादा विवाद गहराया हुआ है। पवन सिंह हमारे भी मित्र है, प्रशांत किशोर ने हालांकि मुलाकात के बाद ये साफ कर दिया है और ज्योति सिंह ने उनसे कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।